ठीक है। तो भाई अगर हम देखें तो ऑल थ्री आर लाइबल फॉर ऑल दी ऑफेंसेस देयर वाज कॉमन इंटेंशन टू कमिट दी क्राइम्स। लेकिन ठीक है, अगर हम प्रिंसिपल के साथ जाएं तो ये हमारा सबसे सही आंसर होगा, ठीक। लेकिन अब आप एक बात बताइए, क्या उन्होंने इस चीज को डिसाइड किया था कि हम वहां जाके रेप भी कमिट करेंगे? क्या उनकी इस बात की कॉमन इंटेंशन थी? उनकी कॉमन इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ हाउस ब्रेकिंग की, बर्गलरी की थी। तो संजू विल बी लाइबल फॉर रेप एज ही वॉज द ओनली वन हु एक्चुअली कमिटेड द ऑफेंस। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा, ठीक ठीक। और बाकी जो ऑफेंस हैं वो सबने कॉमन इंटेंशन के साथ किए थे, तो उसके लिए तीनों सेम तरीके से लाइबल होंगे, ठीक। इसके बाद आपका क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 22। असॉल्ट इज कॉजिंग बॉडीली इंजरी टू अनदर पर्सन बाय यूज ऑफ फिजिकल फोर्स। असॉल्ट क्या होता है? किसी इंसान को बॉडीली इंजरी पहुंचाना बाय यूजिंग फिजिकल फोर्स। फैक्ट्स: रुस्तम व्हाइल एंटरिंग इनटू कंपार्टमेंट ऑफ अ ट्रेन रेज्ड हिज फिस्ट इन एंगर टुवर्ड्स अ पर्सन शीतल जस्ट इन फ्रंट ऑफ हिम इन द रो। ठीक है। टू गेट वे टू एंटर इनटू द ट्रेन फर्स्ट बट डिड नॉट हिट हिम। ठीक ठीक है। Rustam has committed an assault on Sheetal, insulted Sheetal, not committed an assault on Sheetal, rightly showed his anger। भाई ये rightly showed his anger और insulted Sheetal हम हटा देते हैं, ठीक है, ये moral चीजें यहाँ पे नहीं है। committed an assault और not committed an assault, तो not committed an assault हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे असॉल्ट की डेफिनेशन क्या दी है? असॉल्ट इज कॉजिंग बॉडीली इंजरी टू अनदर पर्सन बाय यूज ऑफ फिजिकल फोर्स, और यहाँ पे सीधे सीधे लिखा हुआ है कि बट डिड नॉट हिट हिम, सिर्फ डराया था। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक। अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 23। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के सेक्शन 2 के अनुसार इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट मीन्स एनी डिस्प्यूट और डिफरेंसेस बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज और बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड वर्कमैन और बिटवीन वर्कमैन एंड वर्कमैन। ठीक है, तो क्या होगा भाई? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का मतलब क्या होगा? कोई भी डिस्प्यूट और डिफरेंस किसके बिटवीन? एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयर्स, बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड वर्कमैन एंड between workmen and workmen, which is connected with the employment or non-employment of the terms or the terms of employment or with the condition of labor of any person। वो किस चीज से रिलेटेड होने चाहिए? वो होने चाहिए आपके in connection with the employment or non-employment or the terms of employment or with the conditions of labor of any person। फैक्ट क्या बोल रहे हैं? फैक्ट बोल रहे हैं द एम्प्लॉइज ऑफ डीके एंटरप्राइजेस मेक द मैनेजमेंट इन रिक्वेस्टेड हाफ अ डे लीव टू अलाउ देम टू सेलिब्रेट अ लूनार एक्लिप्स। भाई जो डीके एंटरप्राइजेस के लोग थे वो मिले मैनेजमेंट से, उन्होंने बोला कि आज हमें हाफ डे दे दीजिए, हमें एक लूनार एक्लिप्स को सेलिब्रेट करना है, विच वॉज गोइंग टू हैपन 2 days लेटर, जो कब होने वाला था? 2 दिन बाद होने वाला था। द मैनेजमेंट रिफ्यूज्ड द रिक्वेस्ट। डज दिस सिचुएशन अमाउंट टू एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट? क्या ये अमाउंट करेगा किस चीज पे? डिस्प्यूट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट पे। तो भैया दो, पहला ऑप्शन आपका बोल रहा है यस बिकॉज देयर इज सम डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इट वुड बी एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। दूसरा बोल रहा है नो एज डिक्लेयरिंग हॉलीडेज इज अ प्रेरोगेटिव ऑफ द एम्प्लॉयर सो नो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। नो एज लूनर एक्लिप्स इज अनकनेक्टेड विद एम्प्लॉयमेंट। ये आपका सी जो है ये आपका एलिमिनेट हो जाएगा। एज द डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन द एम्प्लॉइज एंड एम्प्लॉयर इज ऑन डिक्लेरेशन ऑफ हॉलीडे इट अमाउंट्स टू एन इशू कनेक्टेड विद एम्प्लॉयमेंट और विद द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, हेंस एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। ठीक है, तो डी आपका सही आंसर हो जाएगा, जो कि हमारे प्रिंसिपल के साथ भी जा रहा है, जो कि क्या कह रहा है कि जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है वो किसके ऊपर है? वो हॉलीडे के ऊपर है, और वो टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट या फिर जो एम्प्लॉयमेंट के टर्म से उससे रिलेटेड कहीं ना कहीं है, तो वो एक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की कैटेगरी में आ सकता है। ठीक, अब इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, जल्दी से एक बार प्रिंसिपल आप लोग देख लीजिए, फिर बात करते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से एक बार प्रिंसिपल देखिए।
तो क्या कह रहा है प्रिंसिपल? प्रिंसिपल कह रहा है व्हेन अ पर्सन falsifies something with the intent to deceive or another person or entity is forgery, ठीक है, जब कोई इंसान किसी चीज को झूठा दिखाता है किस इंटेंट से, किसी दूसरे इंसान को डिसीव करने के इंटेंट से, तो वो क्या होता है? वो फॉर्जरी होती है और वो एक क्रिमिनल एक्ट होता है। चेंजिंग और एडिंग द सिग्नेचर ऑन ए डॉक्यूमेंट, डिलीटिंग इट, यूजिंग और प्रोसेसिंग द फॉल्स राइटिंग इज ऑल्सो कंसिडर्ड फॉर्जरी। भाई किसी सिग्नेचर को चेंज करना या ऐड करना किसी डॉक्यूमेंट पे, डिलीट करना उसे, या फिर यूजिंग और पोजेसिंग द फॉल्स राइटिंग, किसी की फॉल्स राइटिंग को यूज करना या पोजेस करना भी फॉर्जरी होती है। इन द केस ऑफ राइटिंग पेंटिंग टू फॉल अंडर द डेफिनेशन, द मटेरियल इंक्लूडेड मस्ट हैव बीन फैब्रिकेटेड और ऑल्टर्ड सिग्निफिकेंटली इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट समथिंग इट इज एक्चुअली नॉट। भाई जो राइटिंग और पेंटिंग की बात होती है तो इस डेफिनेशन में आने के लिए क्या होना चाहिए कि जो मटेरियल इंक्लूडेड है उसमें वो इस तरीके से फैब्रिकेटेड या ऑल्टर्ड किया जाना चाहिए, इतना सिग्निफिकेंट होना चाहिए कि वो समथिंग विच इज रिप्रेजेंटेड, वो किसी ऐसी चीज को रिप्रेजेंट करे विच इट इज एक्चुअली नॉट। ठीक है, तो इसमें आपके फैक्ट्स क्या बोल रहे हैं? फैक्ट्स बोल रहे हैं कि डेविड मेड अ लिविंग ट्रेवलिंग फ्रॉम सिटी टू सिटी, ठीक है ना, सेलिंग पेंटिंग्स दैट ही क्लेम्ड वर डन बाय ग्रेट आर्टिस्ट। भाई डेविड सिटी टू सिटी घूमता था और पेंटिंग्स बेचता था जो कि वो क्लेम करता था कि ये बड़े बड़े आर्टिस्ट ने बनाई है। सिंस द आर्टिस्ट सिग्नेचर्स वर इन प्लेस मेनी पीपल फेल फॉर देम एंड परचेज द पेंटिंग। क्योंकि आर्टिस्ट के सिग्नेचर वहां पे होते थे तो बहुत से लोगों ने उसे सच माना और क्या किया? खरीद लिया। ठीक है, वन ऑफ दीज आर्टिस्ट सॉ 3 ऑफ हिज अलीग्ड पेंटिंग इन अ सिटी गैलरी कंटेनिंग हिज नेम। एक आर्टिस्ट ने अपनी खुद की 3 पेंटिंग एक गैलरी में, सिटी में एक आर्ट गैलरी में देख ली। ही न्यू दीज वर नॉट हिज वर्क एंड ही कंप्लेंट टू द पुलिस। उसे पता था कि ये उसका काम नहीं थे, उसने क्या किया? पुलिस को कंप्लेंट कर दिया। पुलिस ट्रेस्ड डेविड एंड इनिशिएटेड लीगल प्रोसीडिंग। इज डेविड गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस? David is guilty of forgery. There is no point in taking legal action. Those who buy the art pieces from David ought to have been careful. David is not guilty of any offense. देखिए यहाँ पे डेविड ने दूसरे की पेंटिंग बनाई और उस पर उसके सिग्नेचर भी किए, तो इसने क्या किया? उसने सिग्निफिकेंटली चीज़ों को इतना चेंज किया कि वो जो चीज़ें रिप्रेजेंट कर रहा था वो एक्चुअली वो थी ही नहीं। ठीक है, तो डेविड गिल्टी है, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? इसमें आपके बी, सी और डी ऑप्शन तो जो है जो सीधे सीधे क्या हो जाएंगे? एलिमिनेट हो जाएंगे, क्योंकि वो बोल रहा है कि वो गिल्टी नहीं है और आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो उसे फॉर्जरी के लिए गिल्टी बता रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे तो हमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, जिसमें हमें फैक्ट और प्रिंसिपल से पता चल गया है कि ये क्या है, ये लाइबल है उस एक्ट के लिए। और हम जब ऑप्शंस देखते हैं तो ऑप्शंस में क्या हो रहा है कि ऑप्शंस में 3 ऑप्शंस बोल रहे हैं कि वो लाइबल नहीं है और सिर्फ एक ही ऑप्शन बोल रहा है कि वो लाइबल है। तो जल्दी से हमें उस लाइबल वाले एक्ट को, जो ऑप्शन को टिक करके और आगे बढ़ना है, हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, लेकिन इस चक्कर में गलती भी नहीं करनी है जब तक हमें पूरा विश्वास हो जा रहा है किस पे? प्रिंसिपल को और फैक्ट को पढ़ के कि हाँ भाई ये जो ऑप्शन है, ये जो प्रिंसिपल और फैक्ट है, इसमें ये ही इंसान क्या होगा? लाइबल होगा, तभी हमें ऐसा करना है। ठीक है, ऐसे बहुत से कम मिलते हैं, 2-2। अक्सर ये होता है कि 2 में नॉट लाइबल रहेगा, 2 में लाइबल रहेगा, क्योंकि वो भी एग्जामिनर भी आपको कंफ्यूज करना चाहते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं? वो 2-2 ऑप्शन में बांट के रखते हैं। पर कभी कभी इतना सरल आ जाता है कि 3 में नॉट लाइबल या लाइबल रहेगा और 1 में नॉट लाइबल रहेगा या फिर लाइबल रहेगा, तो वो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। तो वो जो इजी क्वेश्चन है उस पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना और 10 सेकंड में आगे बढ़ना है। तो लास्ट ये आपका 25th क्वेश्चन है। 25th क्वेश्चन हम पूरे 50 क्वेश्चन क्लैट 2017 के सॉल्व करने वाले हैं। ये क्लैट 2017 का क्वेश्चन पेपर हम कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं कि हम क्लैट 2017 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं और ये है क्वेश्चन नंबर 25। इसमें टोटल 50 क्वेश्चन है, हम हाफ वे मार्क तक पहुंच गए। ठीक है, मैंने आपको बहुत टाइम लेके हर चीज को डिटेल में समझाया है। आई होप आप सभी को हर चीज समझ में आई होगी और किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। और ध्यान बिल्कुल यहाँ लगाए रखना है, क्योंकि नजर हटेगी दुर्घटना घटेगी और दुर्घटना हमें नहीं घटानी है।
चलिए तो प्रिंसिपल की बात करते हैं। प्रिंसिपल कहता है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज सर्टेन फंडामेंटल राइट्स टू इट्स सिटीजन। भैया कुछ फंडामेंटल राइट्स क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्रोवाइड्स दिस राइट कैन नॉट बी टेकन अवे बाय स्टेट इवन बाय अ लॉ। भाई ये राइट्स स्टेट नहीं ले सकती, एक लॉ बना करके भी नहीं ले सकती। फॉर वायलेशन ऑफ दिस द पर्सन एडवर्सली अफेक्टेड बाय द लॉ मे अप्रोच द हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट फॉर द इशुएंस ऑफ एन अप्रोप्रिएट रिट। भाई इसका वायलेशन होता है तो क्या होता है, वो पर्सन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, किस लिए, एक रिट को इशू कराने के लिए। वन ऑफ दीज राइट इंक्लूड्स द फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन दैट इंप्लाइज द राइट टू ज्वाइन एन एसोसिएशन और नॉट टू ज्वाइन सच एन एसोसिएशन। ठीक है, एक इसमें राइट ऐसा भी होता है जो बोलता है फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, जिसके कुछ सब राइट्स ऐसे होते हैं कि उसमें आप एक एसोसिएशन ज्वाइन भी कर सकते हैं या नहीं भी ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी आपका राइट है। ठीक है, चलिए फैक्ट्स की बात करते हैं। ओइंग टू सम इंडस्ट्रियल डिस्टर्बेंस created by XATU, one of the several trade unions in AB Chemicals Private Limited. AB Chemicals Private Limited में बहुत सी ट्रेड यूनियंस थी, जिसमें से एक का नाम था XATU, XA ट्रेड यूनियन। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक इंडस्ट्रियल डिस्टर्बेंस क्रिएट किया। ठीक है, द कंपनी इशूड अ सर्कुलर टू ऑल इट्स एम्प्लॉइज दैट एज फार एज पॉसिबल द एम्प्लॉइज मे डिसएसोसिएट विद XATU। कंपनी ने बोला भाई जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा XATU से आप दूर रहिए, डिसएसोसिएटेड रहिए। नवीन इज एन एम्प्लॉय ऑफ AB केमिकल्स एंड द करंट जनरल सेक्रेटरी ऑफ XATU। नवीन क्या है, करंट जनरल सेक्रेटरी है XATU का और कंपनी का एक एम्प्लॉय है। Aggrieved by this circular which affected the fundamental rights of his and other members of the union, approaches the High Court of the state for a relief. Identify the most reasonable। भाई वो क्या कहता है, वो हाई कोर्ट जाता है रिलीफ के लिए कि भाई मेरा तो फंडामेंटल राइट इन्होंने वायलेट कर दिया है। The company's circular is illegal and has to be quashed by the court. The prohibition against any imposition of restriction against a fundamental right is not applicable to anybody other than the state and hence Naveen will not get any relief from the High Court. Circular issued by a company amounts to law in the constitutional sense and hence the High Court can issue a writ as pleaded for the Naveen. The circular interferes with the freedom guaranteed by the Constitution and hence the High Court can issue an appropriate writ. The prohibition against any imposition of restriction against a fundamental right is not applicable to anybody other than the state. Hence Naveen will be get any relief from the High Court. जब मैंने आपको ये पढ़ाया था फंडामेंटल राइट, तो मैंने आपको बताया था कि फंडामेंटल राइट किसके अगेंस्ट इन्फोर्सेबल होते हैं, स्टेट के अगेंस्ट। और कौन कराता है, एक पर्सन। ठीक है, वो पर्सन सिटीजन भी हो सकता है, नॉन सिटीजन भी हो सकता है, क्योंकि कुछ राइट्स नॉन सिटीजन के लिए भी हैं। ठीक, तो स्टेट के अगेंस्ट ही जब ये होते हैं, ठीक है, तो स्टेट के अगेंस्ट ही होते हैं, तो भाई ये कंपनी तो स्टेट है ही नहीं। ठीक है, तो कंपनी का जो सर्कुलर है वो इलीगल है, ये एलिमिनेट हो जाता है। सर्कुलर इशूड बाय अ कंपनी अमाउंट्स टू लॉ इन द ये भी आपका, और ये तीनों बोल रहे हैं कि सर इसमें फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है, जबकि एक कंपनी फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं कर सकती है। ठीक है, उसके खिलाफ एनफोर्सेबल ही नहीं है। सिर्फ एक यही बोल रहा है कि द प्रोहिबिशन अगेंस्ट एनी इंपोजिशन ऑफ रेस्ट्रिक्शन अगेंस्ट अ फंडामेंटल राइट इज नॉट एप्लीकेबल टू एनीबॉडी अदर देन द स्टेट एंड हेंस नवीन विल नॉट गेट एनी रिलीफ फ्रॉम द हाई कोर्ट। ठीक है, तो ये आपका बी जो है राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को।